सिर्फ क्लास करने से होता है तो 2.5 लाख 3 लाख रुपए दे के बड़ी कोचिंग में जाओ और क्लास करके आ जाओ और उनसे कहो कि सर लिख के दे दो हमको कि हम आईएएस हो गए। कोई लिखेगा? एक एक क्लास में मुखर्जी नगर में 500-500 बच्चा होता है। कितने की सिलेक्शन होता है? किसका होता है? इसमें से सिर्फ 1 या 2 का। तो बाकी लोग क्लेम करें कि सर क्लास तो हमने भी आपकी की थी, आप क्यों नहीं हुए, हम क्यों नहीं हुए, आपको कैसे हो गए? तब वो जो 1 सेलेक्ट हो रहा है, जो 2 सेलेक्ट हो रहे हैं, वो क्लास के बाद बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। वो अपनी लाइब्रेरी में अपने रूम में बैठ के अपने आप को लॉक कर रहे हैं। यूपीएससी क्या है? टीचर तुमको सही दिशा दे पाएगा, बस बैठ के मरना खुद ही पड़ेगा। जब तक आप कुर्सी और टेबल को अपना मित्र नहीं बनाएंगे सिलेक्शन नहीं होगा। और ये बात तुम लोग के पल्ले क्यों नहीं पड़ रही हम समझ नहीं पा रहे। 10-10 लाख रुपए खर्च करके आओगे मुखर्जी नगर, उसके बाद कहोगे कि भैया आप कह रहे थे सही। तो भैया तो पहले दिन से सही कह रहे हैं, उस सही बात को तुम लोग समझ कहाँ रहे हो? इस लेवल से सिलेक्शन होगा? तुम लोग को क्या लगता है, सच बताओ? भोलेनाथ आएंगे जादू की छड़ी घुमाएंगे तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ना ही बैठने की कैपेसिटी डेवलप कर रहे हो तुम लोग, ना ही सर में दर्द हो रहा है, ना ही स्ट्रेस है, चल रही तैयारी। चेहरे में स्ट्रेस दिखता है, हेल्दी स्ट्रेस। अब लड़की छोड़ के जा रही है, ब्रेकअप हो गया, वो स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। स्ट्रेस उस चीज का कि आज हमने इतना टारगेट पूरा किया था, ये टारगेट पूरा नहीं हुआ, और ये स्ट्रेस दिखेगा चेहरे पे। सुबह कोई टारगेट नहीं बन रहा तो पूरा दिन बीत रहा है, तो स्ट्रेस कहाँ से आएगा? आराम से चाय पिए, 4 ब्रेड ठूसी, चले आए सुबह टीचर के पास पढ़ने। घर गए, फिर 5-6 रोटियां खाई, चावल खाए इतने, नींद आ गई, सो गए। खाने पे ध्यान ज्यादा है, घूमने में ध्यान ज्यादा है, और चाह रहे हो ऐसे में सिलेक्शन हो जाए। पिछली क्लास का तो रिवीजन होता नहीं तुम लोग से, इतना कहाँ से इकट्ठा कर लोगे, कैसे? कितने रजिस्टर भर गए तुम्हारे पास? फिर 5-6 रजिस्टर में 5-6 पेज तुमको नहीं याद है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, फैक्ट नहीं याद है। पूछता है ना कैस्पियन सागर से मिलने वाले देशों के नाम बताओ, कहां से कर पाओगे? लाल सागर की बाउंड्री को छूने वाले देश के नाम बताओ, कैसे करोगे? मध्य एशिया के देश देगा, पूछेगा कौन सा लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो जब तक लोकेशन नहीं आते कैसे कर पाओगे भाई ये सब चीजें? तुम्हें उत्तर से दक्षिण नदियों का क्रम नहीं आ रहा है, कि कौन उत्तर में है कौन दक्षिण में है। उम्मीद कर रहे हो कि यूपीएससी तुमको बुलाएगा, लतिया के भगा देगा। पहली बात तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे, जो सच है वो सच है। वहां तक पहुंचने के लिए आपको सब कुछ त्यागना पड़ता है, सेक्रीफाइस बहुत अल्टीमेट लेवल के होंगे। नींद, खाना, पानी, प्यास, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब छोड़ना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होता है। या तो किस्मत अच्छी हो तो गर्लफ्रेंड भी तुम्हारी इतनी अच्छी हो कि वो भी तैयारी कर रही हो कि चलो साथ में बैठ के पढ़ेंगे, कोई फालतू की बकवास नहीं करेंगे। तो यहाँ के मेंटलिटी ऐसी है नहीं। चलो शुरू करते हैं। कल की क्लास तक हमने क्या किया? तो अकबर की धार्मिक नीति में पढ़ चुके हैं, अकबर की राजपूत नीति पढ़ चुके हैं, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो क्या है मनसबदारी व्यवस्था? मनसबदारी व्यवस्था क्या है? कि अकबर ने अपने साम्राज्य में जो षड्यंत्र हो रहे थे उनसे बचने के लिए सैन्य शासन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और अमीर वर्गों को एकीकृत कर दिया, और सबको आदेश दिया कि आप सभी को यदि मेरे दरबार में रहना है तो कभी ना कभी आपको सेना में अपनी सेवाएं देनी पड़ेंगी, मेरे बुलाने पर आप अपनी सेना के साथ उपस्थित होंगे। इस व्यवस्था को क्या कहा गया? मनसब। प्रत्येक अमीर वर्ग, प्रत्येक प्रशासनिक अफसर, प्रत्येक सेना के अधिकारियों को अकबर ने एक मनसब प्रदान किया। क्या किया?
मनसब का मतलब एक फारसी शब्द है जिसका मतलब है रैंक, पद या रैंक। इसके तहत उसने दो भागों में मनसबदारी व्यवस्था को वर्गीकृत कर दिया, एक तरफ जात और दूसरी तरफ सवार। तो कहा गया जितने जात उतने ही सवार, यानी सैनिक कैसा है, मनसबदार कैसा है, अच्छा है, यानी तीन श्रेणी बांटा था ना। चलो रिपीट नहीं कर रहे हैं, आपको जो पढ़ना है पढ़ा आपने, अगर नहीं समझ आया तो पिछली क्लास देखो और फिर से रिवीजन करो। आज हम क्या पढ़ेंगे, अकबर के उत्तर भारतीय अभियान। तो जब अकबर गद्दी पर बैठा, टाइम था 1556 का, तो 1556 से 60 तक, कब तक, 1556 से 60, अकबर ने कोई भी अभियान नहीं किया। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण, पहली बात अकबर की उम्र कम थी, दूसरी बात वो बैरम खां के दबाव में काम कर रहा था। ऐसे में उसको अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए टाइम नहीं मिला। 1560 में जब बैरम खां की हत्या कर दी गई, उसके बाद अकबर ने साम्राज्य विस्तार के क्रम में काम करना शुरू कर दिया। और इस उत्तर भारतीय अभियान के क्रम में अकबर ने पहला अभियान किया मालवा पर। किस पर, मालवा का अभियान 1561। अभी सिर्फ अभियान के नाम लिखना है, एक एक करके चर्चा करेंगे, ठीक है। मालवा जीतने के बाद अकबर मुड़ा है मेड़ता की तरफ, और उसने किया मेड़ता का अभियान 1562, ठीक है। यानी शुरू के कितने अभियान हो गए। अच्छा, अब अकबर सभी अभियानों में सफल रहेगा, उसका कोई भी अभियान फेल नहीं करेगा। मेड़ता के बाद वो मुड़ा आमेर। हाँ, तो ये दोनों अभियान महामनंगा कराएंगी। ये दोनों अभियान में आदेश अकबर ने नहीं दिया, बल्कि उसकी धाय मां महामनंगा ने दिया, क्योंकि इस समय अकबर पेटीकोट शासन के तहत अधीन शासन कर रहा है, हाँ या ना। उसके बाद ये आमेर का अभियान करेगा 1562। हालांकि ये अभियान कोई अभियान नहीं था, बल्कि भारमल खुद आएंगे और अकबर के सामने अधीनता स्वीकार कर लेंगे। तो बिना युद्ध लड़े आमेर अकबर के अधीन हो जाएगा, ठीक है। आमेर को जीतने के बाद अकबर जाएगा गोंडवाना का अभियान करने। गोंडवाना को ही गढ़कटंगा का अभियान कहा गया। पंद्रह गोंडवाना जीतने के बाद अकबर मेवाड़ की तरफ मुड़ेगा। मेवाड़ या ये दोनों ही अभियान एक साथ होंगे। रणथंभौर का अभियान 1568। इसके बाद 1569 में वो अभियान करेगा कालिंजर का। कालिंजर को ही रीवा के अभियान के नाम से जानते हैं। रीवा कहां पर है, रीवा कहां है, मध्य प्रदेश। कालिंजर के बाद 1576 में वो करेगा हल्दी घाटी का युद्ध। याद आया, महाराणा प्रताप के खिलाफ, ठीक है। 1581 में वो काबुल जीतेगा। उस समय थोड़ी ना था भारत के बाहर, अब भारत के बाहर है। अखंड भारत चंद्रगुप्त मौर्य के समय काबुल वाबुल अफगानिस्तान सब भारत का हिस्सा है, अभी भी भारत का हिस्सा है। इस समय आज़ादी के बाद काबुल अलग हुआ मेरे भाई। वैसे क्या है, अंग्रेजों ने काबुल अलग किया था, अभी काबुल भारत का अभिन्न हिस्सा है, ठीक है।
1586 में वो कश्मीर का अभियान करेगा, और आखिरी अभियान उत्तर भारत का 1591 में सिंध का अभियान। अरे यार, गुजरात भूल गए, गुजरात का रह गया। 1569 के बाद ये करेगा गुजरात का अभियान। किसका अभियान दिख रहा है? हाँ, 1572 और 1573। तो पहला अभियान मालवा का, दूसरा अभियान मेड़ता का, तीसरा अभियान आमेर का, जो कि पूरी तरह से अभियान नहीं था, गोंडवाना गढ़कटंगा का अभियान, फिर मेवाड़ का अभियान, कालिंजर का अभियान, गुजरात का अभियान, हल्दी घाटी का युद्ध, 1581 में काबुल का अभियान, 86 में कश्मीर जीतेगा और 91 में सिंध। यानी 1591 तक अकबर लगभग संपूर्ण उत्तर भारत को अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल कर लेगा। यह संभव क्यों हुआ? क्यों संभव हुआ? बिकॉज ऑफ मनसबदारी व्यवस्था के तहत। अकबर इन समस्त अभियानों में से सिर्फ एक अभियान का नेतृत्व करेगा, बाकी किसी भी अभियान में वो खुद नहीं जाएगा, बल्कि अपने मनसबदारों को भेजेगा, और मनसबदारों के रूप में राजपूतों को भेजेगा। क्या मेरी बात समझ गए? तो ये आपको लाइंस याद होनी चाहिए। पहला कौन सा है? मालवा, दूसरा मेड़ता, तीसरा आमेर, चौथा गोंडवाना, पांचवा मेवाड़, छठा कालिंजर, सातवां गुजरात, आठवां हल्दी घाटी, नवा काबुल, 10वां कश्मीर, 11वां सिंध। नहीं खींचने दूंगा फोटो, कोई फोटो नहीं। वीडियो देखो और उसके बाद हाँ, तो लो जल्दी करो, खींचो, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? इसकी भी ले लो भाई। हो गई? चलो अब आ जाओ पहला अभियान। कौन सा? मालवा का अभियान। क्या करते होंगे? मालवा के पीछे जीतने का सबसे बड़ा कारण बता रहे क्या है अभी? अकबर ने पहला अभियान मालवा का क्यों किया? क्वेश्चन ये आना चाहिए आपके मन में। जब उत्तर भारत में कई सारे राज्य हैं तो सबसे पहले मालवा क्यों जीत रहा है अकबर? ये है विश्लेषण, सोच। आपने सिर्फ रटने की कोशिश की मालवा का अभियान 1561। क्या आज तक इसके पहले मन में आया कि मालवा ही क्यों? तो सोचो। मालवा है कहां? बीच में, उत्तर भारत के बिल्कुल बीच में, सॉरी भारत के बिल्कुल बीच में, यानी एमपी में। जो आज वर्तमान का एमपी है वही क्या है? मालवा है। अब ऐसे में अकबर दिल्ली में बैठा है, क्या दिल्ली में बैठकर वो संपूर्ण दक्षिण भारत तक पहुंच बना पाता? इस वजह से उसने मालवा को जीता। मालवा से दिल्ली की दूरी, मालवा से गुजरात की दूरी और मालवा से दक्षिण भारत के 4 भारतीय राज्यों की दूरी बिल्कुल बराबर। क्योंकि अकबर उत्तर भारत को जीतने के बाद वो क्या करेगा? उत्तर भारत के अभियान कर लिए इसने, 11-12 अभियान जो भी बताए, इसको जीतेगा। जीतने के बाद ये किधर जाएगा? क्यों? क्योंकि अकबर को भारत का बादशाह बनना है। किसका बनना है? वो चाहता है कि संपूर्ण भारत में मेरी महानता के चर्चे हो। तो युद्ध भी करेगा तो किसी को मारेगा पीटेगा नहीं। जब दक्षिण भारत के अभियान करेगा ना अकबर, तो 4 राज्य, दक्षिण भारत की दक्कन नीति जो अकबर की है, अकबर की जो दक्कन नीति है वो केवल 4 राज्यों के संदर्भ में है। कहाँ के 4 राज्य? दक्षिण भारत के। तो पहला खानदेश, ये अहमदनगर, बीजापुर और ये गोलकोंडा।
अकबर इन 4 राज्यों के लिए दक्कन की नीति प्रस्तुत करेगा और अपने शासनकाल तक वो खान देश को ही जीत पाएगा। अहमदनगर कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। गोलकुंडा और बीजापुर ये दोनों अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन अकबर के दरबार में प्रतिवर्ष उपहार भेजते रहेंगे। याद आई बात? तो अहमदनगर शाहजहां के काल में जाकर मुगल साम्राज्य में मिलाया जाएगा 1633, याद कर पा रहे हो? और बीजापुर गोलकुंडा औरंगजेब के काल में 1686 और 1687, और अंततः पूरा दक्षिण भारत औरंगजेब के काल में मुगल साम्राज्य का हिस्सा माना जाएगा। शुरुआत किसने की? अकबर। लेकिन अकबर दक्कन की नीति के तहत केवल खान देश को अपने अधिकार क्षेत्र में मिला पाया था। ये चर्चा कल करेंगे, अभी सिर्फ कहाँ के जीत रहे हैं हम? उत्तर भारत के। तो पहला अभियान कौन सा कर रहा है वो? मालवा का। तो मालवा का अभियान क्यों किया, समझ गए? क्यों किया मालवा का अभियान? उसने इसलिए किया कि मालवा की जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है? ये है मालवा, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में है, यानी विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में स्थित है मालवा। ऐसे में क्या ये ऊंचाई में होगा? ऊंचाई में अगर होगा और अकबर की सेना ऊंचाई पे होगी तो कोई भी अगर विद्रोह होगा तो अकबर को सबसे पहले पता, और ऊंचाई में रहने के कारण उस विद्रोह को दबाना आसान होगा। इसलिए अकबर ने सबसे पहला कौन सा अभियान किया? मालवा का। आ गई बात समझ में? पहला कारण कि इसकी दिल्ली, गुजरात और दक्षिण भारत की दूरी लगभग बराबर है। दूसरा, ऊंचाई पर है। ऊंचाई पर होने के कारण अगर कोई विद्रोह होगा तो अकबर उसका दमन आसानी से कर सकेगा। इसीलिए कोई भी दिल्ली का बादशाह हो या दिल्ली सल्तनत का सुल्तान हो, सबसे पहले किसको जीतेगा? पॉइंट पकड़ पाए? पक्का? अब आ जाओ मालवे के अभियान पर। तो जब अकबर ने मालवा का अभियान किया उस समय यहां का शासक है बाज बहादुर। क्या नाम है? बाज बहादुर। ये कौन है? ये भी राजपूत है। कहाँ का? मालवा का। अच्छा, अकबर ने राजपूत नीति के तहत क्या कहा है? युद्ध, युद्ध तो बाद में, पहले मित्रता, विवाह, और जब दोनों ना हो पाए तो मालवा के बाज बहादुर ने हो सकता है ना ही मित्रता का वो व्यवहार किया और ना ही वैवाहिक संबंध बनाया, तो क्या करेगा? कौन है शासक? बाज बहादुर। ये कैसे व्यक्ति हैं? ये अकबर को एक मौका दे रहे हैं कि आओ मेरे ऊपर अटैक करो। क्यों? क्योंकि विलासी प्रवृत्ति के आदमी हैं ये। कैसे हैं? इनको दरबारी प्रशासन से कोई मतलब नहीं है। ये लड़की और दारू से घिरे हैं। ऐसे में प्रशासन में क्या हो रहा है इनको पता ही नहीं चल रहा है। इनकी पत्नी का नाम रूपमती। नाम क्या है? नाम क्या है इनका? कैसी होंगी? किसके चक्कर में पागल हैं? कौन? बाज बहादुर। इनको प्रशासन में क्या हो रहा है इसकी कोई भी चिंता। ऐसे में अकबर क्या करेगा? अकबर को मिल जाएगा मौका। इंटेंशनली अकबर को नहीं, बल्कि धाय मां महम अनंगा। क्योंकि इस समय अकबर किसके अधीन है? पेटीकोट शासन के अधीन। महामनंगा को लगा कि मालवा को आसानी से जीता जा सकता है, तो महामनंगा एक अभियान भेजेंगी अपने पुत्र आदम खां के नेतृत्व में। क्या करेंगी? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? महामनंगा एक अभियान भेजेंगे। कहां पर? मालवा पर। नाम किसका है? अकबर का। किसको भेजेंगी? ये इनका पुत्र है और अकबर का सेनापति है। क्या नाम है? आदम खां। आदम खां निकलेगा मालवा की ओर। मालवा को जीत नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अपने मां के कारण वो सेनापति के पद को प्राप्त किए हुए वास्तव में शक्तिशाली सेनापति नहीं है। जब ये हारेंगे या इनको हारता हुआ देखा जाएगा तो अकबर एक और सेनापति को भेजेगा जिसका नाम पीर मोहम्मद है। याद रखना। पहले कौन गए? ये हार रहे हैं, हारते हुए देखेगा अकबर। अकबर किसको भेज देगा? पीर मोहम्मद को। पीर मोहम्मद जाएंगे और पीर मोहम्मद बाज बहादुर को मार देगा और मालवा अकबर के पैरों पर लाकर रख देगा। बात समझ गए? जब इसकी हत्या हो गई तो रूपमती क्या प्राप्त कर लेंगी?
जौहर। और इस प्रकार मालवा अकबर के अधीन हो जाएगा। क्या याद रखना तुमको? तुमको ईयर याद रखना है। अकबर द्वारा किया गया पहला अभियान कौन सा है? तो आपको नाम रखना है मालवा। कौन है? बाज बहादुर। पत्नी का नाम रूपमती। कौन सेनापति किया अकबर की तरफ से? फिर उसके बाद कौन किया? खत्म। चीजों को तोड़ के पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो एक साथ देखो कि मालवा, मेवाड़, आमेर, पता नहीं कितने, कैसे याद करोगे? तो पहले हमने इसीलिए तुमको क्या लिखाया, पहले तुमको क्या लिखाया? चाहते तो पहले मालवा शुरू करते और खत्म करते, तो तुम लोग वो कोहेरेंस ना बना पाते, निरंतरता ना बना पाते। अब तुम्हारे मन में क्या है? पहला अभियान मालवा की जिक्र हो गया है, हो गया। दूसरा कौन सा? मेड़ता। मेवाड़ नहीं, मेड़ता है। मेड़ता का अभियान कब कर रहा है? 1562। जिस प्रकार मालवा का शासक बाज बहादुर है, ठीक उसी प्रकार मेड़ता का शासक जयमल राठौर है। ठीक, कैसे हैं ये? कैसे हैं? राजपूत हैं और कमजोर हैं। ऐसे में अकबर क्या करेगा? अकबर फिर से भेजेगा किसको? अपने सेनापति आदम खां को। आदम खां जयमल राठौर के खिलाफ लड़ेंगे और जयमल राठौर भागकर उदय सिंह के यहां शरण लेगा। किसके यहां? उदय सिंह कहां के हैं? मेवाड़ के शासक हैं और राणा सांगा के पुत्र हैं। याद आया? ये कौन राणा सांगा है? ये वही राणा सांगा है जो बाबर से किस युद्ध में हारेगा? देखो ये है स्थिति, जहां से जरा सा क्वेश्चन कहीं पूछा जाएगा तुम लोग फंस जाओगे। ये वही राणा सांगा है जो बाबर से किस युद्ध में हारेगा? तो सिर्फ 4 युद्ध को तुम रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। खानवे के युद्ध में ये वही राणा सांगा है जो खानवा के युद्ध में बाबर से हार जाएगा। चंदेरी का किसके बीच हुआ? घाघरा का युद्ध किसके बीच हुआ? ये सब याद करो यार। बाबर का पहला युद्ध पानीपत का, इब्राहिम लोदी के खिलाफ। बाबर का दूसरा युद्ध खानवा, राणा सांगा के खिलाफ। बाबर का तीसरा युद्ध चंदेरी, मेदिनी राय के खिलाफ। बाबर का चौथा युद्ध घाघरा, महमूद लोदी के खिलाफ। ऐसे याद करो, ठीक है। तो उदय सिंह क्या भाग के शरण ले लेगा? कौन कौन है ये? मेवाड़ का शासक। किसका पुत्र है? और अकबर को मौका मिल जाएगा कि वो मेवाड़ पर अपना अभियान भेज दे। क्यों? क्योंकि जयमल राठौर किसका दुश्मन? अकबर का। अब अकबर के दुश्मन को तुम शरण दोगे तो तुम इसके दुश्मन कहलाओगे कि नहीं कहलाओगे? ऐसे में उदय सिंह ने मौका दे दिया अकबर को मेवाड़ पर अटैक करने के लिए, जो कब करेगा? 1568 में। सीक्वेंस देखो, करेगा। ये वही मौका है, क्योंकि जयमल राठौर जाके कहां शरण लेंगे? मेवाड़ के पास। तो अकबर कहां कर देगा अटैक? मेवाड़। और मेवाड़ पे अटैक करेगा और यही बनेगी पृष्ठभूमि किसकी? यही पृष्ठभूमि बनेगी हल्दी घाटी के युद्ध की, क्योंकि उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप गद्दी पे बैठेंगे। उदय सिंह का बेटा है। राणा सांगा बाप है उदय सिंह का, उदय सिंह पुत्र है, उदय सिंह का बेटा। बात समझ गए? पक्का? कहां पे आ गए थे हम? मेड़ता आ गए थे। आ जाओ, तीसरा अभियान। आमेर का अभियान। (1562) आमेर क्या है? अगर पूछे आमेर कहाँ है तो राजपूताना में। आमेर को वर्तमान में जयपुर के नाम से जाना जाता है। तो जो आज जयपुर जहां बसा है ना, वहीं पे कौन सा रियासत थी? आमेर की रियासत। इस आमेर की रियासत पर राजा कौन है?
बिहारीमल या इसी को भारमल के नाम से जानते हैं। अब अकबर ने सोचा कि अब मेरा तीसरा अभियान आमेर के खिलाफ होगा, और आमेर को जीतने से पहले अकबर जा रहा है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में उनके दर्शन करने। कौन जा रहा है? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर शरीफ है ना। अजमेर शरीफ जा रहा है क्योंकि वो चिश्ती की दरगाह में, कैसे लिख दिया चिश्ती हमने, चिश्ती की दरगाह में पूजा करें, वो जियारत करने जा रहा है। ठीक है। अब जब वो रास्ते में आएगा, इसी समय आमेर के राजा भारमल भी इसको मिल जाएंगे। कहाँ पर? तो एक जगह है अजमेर के पास जिसका नाम है सांगानेर। अकबर कहेगा चलिए मिल गया, अच्छी बात है, हम तो आप ही के ऊपर अभियान करने आ रहे थे, लेकिन सोचा पहले इनके दर्शन कर लें। अब जब आ गए हैं तो बताइए क्या दिक्कत है। तो भारमल ने तुरंत क्या किया? अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली कि माई बाप बादशाह, मुझे लड़ना नहीं है, हम तो आप ही के पास आ रहे थे, अच्छा हुआ कि आप भी हमें मिल गए, चलिए हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम अपनी बेटी हरका का भाई का विवाह भी आपके साथ करवा देंगे और हमारे संबंध वैवाहिक संबंध हो जाएंगे। यानी राजपूत नीति के तहत जो उसका दूसरा पार्ट है, पहला मित्रता, दूसरा वैवाहिक संबंध, आमेर का राजा भारमल वैवाहिक संबंध को स्थापित करने वाला पहला राजा बन गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा, अकबर के साथ पहली बार वैवाहिक संबंध किसने स्थापित किया? तो आप कहेंगे बिहारीमल या भारमल। किससे शादी की? अपनी पुत्री हरका बाई से अकबर की शादी उसने करवा दी और वैवाहिक संबंध स्थापित कर ली। तो सीधी सी बात है, आमेर किसके अधीन हो गया? अकबर के। और जब अधीन हो गया तो अकबर ने भारमल को, उसके पुत्र भगवान दास को और उसके पुत्र मान सिंह को अपने दरबार में 7,000 का मनसब दे दिया। क्या? हाँ, अब इसके बाद जो अभियान होगा या तो मान सिंह करेंगे या भगवान दास करेंगे, समझ गया। और राजपूतों को राजपूत के खिलाफ लड़ाया जाएगा। आगे बात समझ में? पक्का? 3 अभियान समझ गए। चौथा कौन सा है? गढ़कटंगा। गढ़कटंगा, इसी को गोंडवाना अभियान के नाम से जाना जाता है, जो कि अकबर कब कर रहा है? 1564। ये गढ़कटंगा पर अमन दास गोंड का शासन था। किसका शासन था? राजा याद रखना, जितने हम बता रहे उतने याद रखना, बाकी सारे हमको भी नहीं याद है, लेकिन जितने याद हैं उतने कम से कम आप याद, क्योंकि मैचिंग कभी आएगा तो क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है। इसी अमन दास गोंड को सुजान शाह के नाम से जाना, सग्राम शाह। इसी अमन दास गोंड को किस नाम से जानते हैं? सग्राम शाह। और इस अभियान के लिए अकबर ने मान सिंह को भेजा। मान सिंह जाएगा और अमन दास गोंड को अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर देगा। इजी है। क्या याद रखना तुम्हें? ईयर याद रखना है और उस राजा का नाम, और राजा के खिलाफ अकबर ने किस सेनापति या किस मनसबदार को भेजा। समझ गए? 4 अभियान हो गए। 5वां कौन सा है बताओ जरा। हाँ हाँ हाँ। राजा से संबंध जोड़ना कौन नहीं चाहता मेरे भाई? नहीं समझे मेरी बात? अब अधीनता तो स्वीकार कर ही ली, तो इससे बढ़िया है कि संबंध स्थापित करके अधीनता स्वीकार करें, तो कम से कम सम्मान मिलेगा दरबार में।
तुम्हें क्या लगता है भगवान दास सॉरी भारमल को जितना सम्मान मिला है, क्या इनको सम्मान देगा अकबर? कम देगा ना। आधीनता लाख स्वीकार कर ले, लेकिन वो ससुर हैं, ये तुम्हारे एक सिंपल से मनसबदार बनेंगे। नहीं समझे? अकबर एक बात बता रहा है तुम्हें, अकबर एक बहुत बड़ा वाद्य यंत्र बजाता था जिसका नाम तब्बारा है। तंबूरा बोलते थे, तंबूरा बोलते हो? तंबूरा सुना है ना? अकबर तंबूरा बजाता था, और अकबर जब तंबूरा बजाता था तो उसके साम्राज्य, उसके दरबार में किसी को तंबूरा बजाने की इजाजत नहीं थी। ये शाही वाद्य यंत्र है, इसको अकबर के अलावा कोई बजाएगा नहीं। इसके बावजूद भी उसने भगवान दास को अनुमति दे दी थी कि चलो मेरे दरबार में सिर्फ 2 लोग तंबूरा बजाएंगे, एक मैं और एक आप। तो बराबरी का लेवल दे रहा है ना वो। क्या ये संग्राम सिंह को लेवल देगा? नहीं देगा ना, संग्राम शाह सॉरी। तो ये सब चीजें हैं, संबंध बनाना हर राजपूत के लिए अति आवश्यक हो गया था, अपने मान अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए। अब वो जो भी बात है यार, तो ईगो तो खराब हुआ ही है, ईगो हर्ट हुआ है, सबका ईगो गिरा है, चाहे फिर मानसिंह हो चाहे भारमल हो। इनका ईगो जो था वो ईगो की क्षति हुई है अकबर के बाद। नहीं समझे? चलो उस पे मत जाओ, कहां चले गए? मेवाड़ का अभियान। अकबर ने मेवाड़ का अभियान क्यों किया? क्योंकि मेवाड़ के राजा उदय सिंह ने उसके दुश्मन जयमल राठौर को शरण दे दी थी। दे दी थी। ऐसे में अकबर मेवाड़ के अभियान में किसको भेजेगा? तो आप कहेंगे मानसिंह और भगवान दास को। ठीक है, भेजेगा, और मानसिंह अपनी योग्यता दिखाते हुए उदय सिंह को अकबर के दरबार में पेश कर देंगे। ठीक है, और यही वजह बनेगी हल्दी घाटी का युद्ध। अगर मेवाड़ में उदय सिंह ना हारते तो शायद इनका बेटा महाराणा प्रताप, लड़ाई फिर भी होती यार, क्योंकि महाराणा प्रताप ने कभी भी अहिंसा स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, यानी मेवाड़ जीतने के बाद अब किसकी पृष्ठभूमि बन गई? हल्दी घाटी। कब हुआ? 1576। किसके बीच? तो एक तरफ है मानसिंह और दूसरी तरफ है महाराणा प्रताप। मानसिंह जीत गए और महाराणा प्रताप निर्वासित कर दिए गए। हालांकि ये भारतीय इतिहास कह रहा है, लेकिन राजपूत जब इतिहास लिखा गया तो राजपूत इतिहास में कहीं भी महाराणा प्रताप की हार का जिक्र नहीं किया गया। अब क्यों नहीं किया गया समझ रहे होगे? क्योंकि राजस्थान का इतिहास है, और ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? राजस्थान से। इसलिए राजस्थान के इतिहास में कभी भी महाराणा प्रताप को हराते हुए नहीं दिखाया गया। अब मेरा क्वेश्चन बताओ कि राजस्थान के इतिहास को लिखने का सबसे बड़ा काम किसने किया है? ये जिक्र हो चुके हैं क्लास में। राजस्थान के इतिहास पर सबसे व्यापक काम किस इतिहासकार ने किया है? हो चुका है, कर्नल जेम्स टॉड। इन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा है बढ़िया से, और इन्होंने इसमें इस युद्ध में कहा कि महाराणा प्रताप हारे नहीं हैं बल्कि जीत गए हैं। क्या पता सही है क्या पता, लेकिन बस इतना समझो भारतीय इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई है, और राजस्थान के इतिहास में महाराणा प्रताप की हार नहीं हुई है। ऐसा नहीं होता। चलो आ जाए मालवा के अभियान के बाद। ये समझ सॉरी मेवाड़ का अभियान। मेवाड़ के बाद कालिंजर। कालिंजर का अभियान, टाइम पीरियड 1569। पूछा जाए कालिंजर कहाँ है तो आप कहेंगे कहाँ है? रीवा। यानी मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर में स्थित है, जो वर्तमान में सब बुंदेलखंड है।
वहीं पे कालिंजर है। ठीक, यहां का शासक रामचंद्र। रामचंद्र कौन है? कालिंजर का शासक है, कालिंजर या रीवा का शासक। अकबर इसको भी अपने अधीन कर लेगा। किसके द्वारा? मान सिंह। एक सेकंड रुको यार, अरे रुक जाए यार, एक शायद सरफुद्दीन है, एक बार देख लेना कहीं होगा। तो दो सेनापति गए, एक मानसिंह और एक सरफुद्दीन है। ये जाएंगे और रामचंद्र को अधीन करेंगे। ठीक, यानी रामचंद्र को अकबर के दरबार में पेश किया जाएगा। और रीवा में ही एक व्यक्ति है जिसका नाम है रामतनु पांडे। इनको अकबर के दरबार में पेश किया जाएगा और अकबर इनसे प्रभावित होकर इस व्यक्ति को अपने 9 रत्नों में शामिल कर लेगा। कौन है रामतनु पांडे? अभी तक नहीं पता ना? रामतनु पांडे ही तानसेन है। तो तानसेन को अकबर कहां से लाया? रीवा के से। क्वेश्चन पूछा गया है, अकबर के दरबार में आने से पहले रामतनु पांडे या तानसेन कहाँ थे? तो आप कहेंगे रामचंद्र के दरबार में, रीवा के दरबार में। ये रामतनु पांडे कौन है, याद रखोगे? तानसेन। कब आए? जब अकबर ने कालिंजा का अभियान किया और कालिंजा से, रीवा से तानसेन को लेकर अपने 9 रत्नों में शामिल कर लिया। समझ गए? धीरे धीरे सब इसके अधीन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आखिरी नहीं, कौन है इसके बाद? गुजरात। (1572) और 1573। क्या अभी तक अकबर गया किसी भी अभियान में? लेकिन अकबर इस अभियान में स्वयं जाएगा। इसके पीछे का कारण याद रखना, क्योंकि गुजरात की जो समृद्धशाली संस्कृति है या उसका जो आर्थिक महत्व है वो क्या है? काफी ज्यादा व्यापक है। गुजरात कहाँ पर है? पश्चिमी, मतलब बंदरगाह में। यहाँ पर एक बंदरगाह है। ठीक है, 1498 में पुर्तगाली भारत आ चुके हैं और उन्होंने पश्चिमी तट पर पूरा अधिकार कर लिया है। मालाबार तट यानी कोचीन से लेकर वो गुजरात तक पूरी इस बेल्ट पर अपना अधिकार स्थापित कर चुके हैं। अकबर को यह बात पता है। अकबर जानता है कि अगर इनको रोका नहीं गया तो पक्की बात है ये अपना एक्सपेंशन करेंगे और कहीं ना कहीं हमें दिक्कत पैदा करेंगे। ऐसे में अकबर 1572 में गुजरात के अभियान में स्वयं गया। इस समय गुजरात का शासक मोहम्मद शाह थर्ड है, या इसी को कहते हैं बहादुर शाह थर्ड। कौन है गुजरात का शासक? अकबर और मान सिंह जाएंगे और गुजरात को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेंगे। अब जब गुजरात विजय की अकबर ने, तो क्वेश्चन पूछा गया ऐसे कि अगर आगरा के फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने कराया, स्टेटमेंट ठीक है। स्टेटमेंट आर में कहेगा कि इस दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया। सही है, ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। जैसे उसने गुजरात जीता, गुजरात जीतने की खुशी में उसने आगरा के फतेहपुर सीकरी में क्या बनवाया? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवा दिया। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण किसकी खुशी में? गुजरात अभियान की खुशी में। कब? 1500 पुर्तगाली अंडर आ गए थे, कंट्रोल हो गए थे। पुर्तगाली ने कभी भी अकबर के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र नहीं किया, उसकी शक्ति से प्रभावित हो गए थे। ठीक है ना? पक्का? अकबर भी पुर्तगालियों से प्रभावित है। अकबर की पुर्तगालियों की नौसेना बहुत स्ट्रांग है।
अकबर ने कहा कि हमें भी अपनी नौसेना दे दो, तो कुछ कुछ होगा, चलेगा चक्कर, ये हम आधुनिक बात में पढ़ेंगे, ठीक है, कि अकबर और पुर्तगालियों के बीच कैसे संबंध थे। पुर्तगाली सबसे ज़्यादा खुजली करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ, तो इनके बीच होगा द्वंद्व, और ये तब होगा जब भारत में अंग्रेज आ चुके होंगे। अभी अंग्रेज नहीं आए, अंग्रेज भारत में आएंगे 1600 में। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, जब भारत में पहली बार अंग्रेज आए तो उस समय मुगल साम्राज्य का कौन सा बादशाह गद्दी पर बैठा था? अकबर बैठा था। ये सीधा क्वेश्चन था, सरल था, समझ गए? गुजरात जीत ली है, गुजरात के बाद वो तो हल्दी घाटी हो गया, हल्दी घाटी तो समझ गए ना 1576 में, काबुल 1581। काबुल का अभियान अकबर ने स्वयं नहीं किया, मतलब खुद जाके नहीं जीता। क्यों? क्योंकि काबुल पर अकबर के चचेरे भाई का शासन था। तो भाई को क्यों जीतेगा वो, है ना, जिसका नाम है मिर्जा हाकिम। चचेरा भाई है, बैठो आराम से एंजॉय करो। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब अगर विद्रोह कर दियो तो चाचा हो, भाई हो, बाप हो, विद्रोह का दमन तो किया जाएगा। अकबर निकला, ठीक है, और अपने बेटे मुराद को भेजा, और एक और शासक वो है सेनापति आशफ खां। नहीं, अब नहीं गए, मुराद और आसफ खां को भेजा, और मिर्जा हाकिम को मारकर उसकी विधवा बख्तू निशा को काबुल का शासक बना दिया। तो अकबर ने किस अभियान को जीतने के बाद वहां का शासक किसी महिला को नियुक्त किया? काबुल। समझ गए? ये सब क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जब लगेगा, उस समय कठिन लगेंगे, लेकिन कठिन नहीं लगेंगे यदि आप इसको सही से नोट्स बना लेंगे, पढ़ लेंगे, और एक बार वीडियो देख लेंगे। तो बात समझ गए? काबुल जीत लिया। काबुल के बाद कश्मीर 1586। जब कश्मीर को अकबर ने जीता तो कश्मीर पर इस समय चाक वंश का शासन था, और चाक वंश का एक व्यक्ति है जिसका नाम है शाहरुख। फिर से अकबर मुराद को भेजेगा और कश्मीर को भी अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लेगा। यानी अकबर अपने किसी भी अभियान में असफल नहीं हुआ। तो क्या मजबूत है? बहुत मजबूत है। नेक्स्ट शासन, नेक्स्ट अभियान 1591। सिंध को भी अकबर मुराद के अधीन अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लेगा। अब इसके शासक हमको भी नहीं याद है, कहाँ तक याद करोगे? मेरी बात समझे? तो पूछा भी नहीं जाता। तुम्हें क्या पूछा जाएगा? या तो गुजरात पूछा जाएगा क्योंकि बुलंद दरवाजे का निर्माण हो रहा है, या हल्दी घाटी पूछा जाएगा, या मालवा पूछा जाएगा, या मेवाड़ पूछा जाएगा। मेरी बात समझे? एक चीज और शायद मिस हो गई हमसे, ये क्या हुआ? एक मिनट देखो, जयमल और फत्ता किसके दरबार में थे? जयमल और फत्ता, जयमल और फत्ता, फत्ता फत्ता, जयमल और फत्ता थे। अकबर के खिलाफ लड़े हैं ये बहुत बहादुरी से, जिससे अकबर बहुत प्रभावित होगा, और आगरा के किले के बाहर हाथी में मूर्ति बनवाएगा इनकी। बस ये नहीं याद रहा किसके दरबार में।
उदय सिंह, हाँ ठीक ठीक ठीक। ये जब मेवाड़ पर अटैक हुआ अकबर ने किया ना, तो यहाँ का राजा कौन है? उदय सिंह। ये बात है, याद आई? उदय सिंह के दरबार में जब यानी मेवाड़ का अभियान अकबर कर रहा है, थोड़ा सा मिस हो गया था हमसे। मेवाड़ का अभियान अकबर कब कर रहा है? 1567 में। तो जब अभियान कर रहा है तो मेवाड़ के राजा उदय सिंह के दो सेनापति बहुत ही बहादुर, कौन? जयमल और फत्ता। इन्होंने अकबर के मनसबदारों को और अकबर को बहुत ही चुनौतियांपूर्ण परिस्थितियों का निर्माण करवा दिया था। यानी ये अपनी बहुत ज्यादा बहादुरी से लड़े थे। अकबर इन दोनों की बहादुरी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, और प्रभावित होने के बाद आगरा के किले के बाहर उसने हाथी पर बैठे जयमल और फत्ता की मूर्ति बनवाई, जो आज भी है। है जयमल और फत्ता आज भी बैठे हैं हाथी पर। और ये मूर्ति का निर्माण किसने करवाया? तो आप कहेंगे अकबर ने। नहीं नहीं, मृत्यु की बात कराएगा। हाँ, प्रभावित बहुत है। मेवाड़ के युद्ध में उसने जयमल और फत्ता को लड़ते हुए बहुत सुना कि क्या बहादुरी से लड़े हैं बंदे। तो जब लड़े तो उनसे प्रभावित हुआ बहादुरी से, और क्या करवा दिया उसने? आगरा के किले के बाद जयमल और फत्ता की मूर्ति बनवा दी। ठीक है, तो ये हो सकता है जयमल फत्ता पूछ लिया जाए। किसके दरबार में है? मेवाड़ के दरबार में। किसने बनवाई मूर्ति? तो आप कहेंगे अकबर ने बनवाई। पूछेगा कहाँ बनवाई? लाहौर का किला, आगरा का किला, दिल्ली का किला या लाल किला? समझ गए? तो ये थे हमारे आज के उत्तर भारत के अकबर के राजनीतिक अभियान। ठीक, अब जब उसने पूरा उत्तर भारत जीत लिया तो अब ये किधर की ओर रुख करेगा? दक्षिण भारत की ओर। किधर की ओर? यानी संपूर्ण उत्तर भारत उसने लगभग लगभग जीत लिया, जिसमें कश्मीर है, काबुल है, सिंध है, मालवा है, गुजरात है, मेवाड़ है, मेड़ता है, आमेर है, मालवा है, हाँ है ना, बंगाल भी है। बंगाल का अभियान भी करेगा वो। बंगाल और बिहार एक साथ है ना, तो इनको भी जीत लेगा वो। इस समय यहाँ का राजा दाऊद है, दाऊद खां। दाऊद खां को भी पटक देगा और अकबर बंगाल और बिहार को भी अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लेगा। इसकी डेट 1583। तो लगभग संपूर्ण भारत पर किसका क्षेत्र, संपूर्ण उत्तर भारत पर किसका अधिकार हो गया? अकबर का। अब क्योंकि उसको भारत का बादशाह बनना है, तो अब वो अपने अभियानों को किधर ले जाएगा? मेरी बात समझे? और दक्षिण भारत को जीतने के लिए अकबर उत्तर भारत के अभियानों की नीति का पालन नहीं करेगा। दक्षिण भारत के लिए वो अकबर एक नई नीति प्रस्तुत करेगा, जिसे क्या कहा गया? दक्कन की नीति। तो पूछा जाएगा दक्कन की नीति कितने राज्यों के लिए? तो आप कहेंगे 4। कौन कौन से? तो खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। इन चारों राज्यों को अकबर जीतना चाहता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खानदेश ही जीत पाया। मेरी बात समझे? ये है खानदेश, महाराष्ट्र और मालवा की बाउंड्री पर। खानदेश से नीचे अहमदनगर, कर्नाटक में बीजापुर और आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा। खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। अब इसको हम लोग कल की क्लास में खत्म कर लेंगे, ठीक है? समझ गए? पक्का? अब एक टॉपिक और बचा है, अकबर की आर्थिक नीति।
इसको खत्म करने के बाद दक्कन की नीति हम लोग कल करेंगे, ठीक है। कि दक्कन की नीति के तहत अकबर ने कैसे कैसे क्या क्या प्रयास किए, ठीक है। पहले वो पत्र लिखेगा, हाँ, कि आओ मेरी अधीनता स्वीकार करो। फिर जब पत्र नहीं जवाब देगा कोई, तो राजदूत भेजेगा, और जब राजदूत का भी कोई जवाब नहीं आएगा तब क्या करेगा, युद्ध करेगा। मेरी बात समझे। राजपूतों की नीति क्या है, मित्रता, युद्ध, वैवाहिक संबंध और युद्ध, यानी राजनीतिक संबंध उत्तर भारत के अलग हैं और दक्षिण भारत के अलग है। मेरी बात समझे। ये चर्चा कल की जाएगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग कल।